अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चाइना में जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास जारी है और इसमें हमारे जो हम 47 के वज़ीर आज़म हैं, इनके जो हरकत हैं बहुत शर्मनाक, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही शंघाई ताउन तंजीम की जो अहमियत है, दुनिया इसको किस नज़र से देखती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से ममालिक हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर में अफगानिस्तान में जो ज़लज़ले से तबाही मची हुई है, इसको पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके साथ साथ अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी है और इनको जो कहा जाता है आपको जाना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चाइना में शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो चीन है, दूसरा रशिया है जिसको हम रूस कहते हैं, और तीसरा जो है वो भारत है। मगरबी ममालिक जितनी भी है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, इनकी निगाह इस वक्त इस चीज़ के ऊपर है कि सामने से सदर का यानी चीन का जो सदर है शी जिनपिंग वो खड़ा है, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का सदर है वो खड़ा है, और तीसरी तरफ जो है भारत का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो खड़ा है। अब यूरोप की जो बेहतरीन हिकमत अमली के तौर पर वो जो अखज़ करते हैं वो ये है कि इस खत्ते के अंदर अमन व अमान ना हो और हमेशा के लिए ये ममालिक आपस में लड़ते रहे, तो इसी वजह से ये लोग तरक्की नहीं करेंगे। और यूरोप का और अमेरिका की जो सरबुलंदी है और जो एक तरह का जो सुपर पावर की जो ताकत है इनके पास हमेशा के लिए रहेगी। और इसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और आपको बताते चले कि अभी तक अमेरिका की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हुई हैं, उन्होंने भारत को बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत नरम लहजे के साथ इनको डील किया और उनको भारत को भरपूर अंदाज में इनकी ताउन की। वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि चाइना और भारत और साथ ही रशिया ये आपस में न मिल जाए। अगर ये लोग आपस में मिल गए तो इस इलाके में, इस खत्ते में अमन व अमान होगा, और फिर ये खत्ता वहाँ के जो यूरोप के ममालिक हैं या अमेरिका के जो ममालिक हैं, इससे ये लोग तरक्की कर सकते हैं। तो अमेरिका का और यूरोप का भरपूर अंदाज में सबसे बड़ी टारगेट जो है इन लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना और इन लोगों को एक दूसरे से नाराज़ करके एक दूसरे से दूर रखना, ये इनकी सबसे जो है इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। लेकिन अब चूंकि सदर ट्रंप ने भारत के नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ा सा पड्डा डाला है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया। तो इस वजह से ये खानपुर जो है बड़ी अहमियत की हामिल है और यूरोप की तमाम निगाहें इसके ऊपर हैं। इसके साथ साथ इस शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो इसके ऊपर जब हम बात कर लेते हैं, हालांकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और चूंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है तो हमें तकलीफ भी होती है, लेकिन चूंकि हमारे हुक्मरानों की, हमारे जो इख्तियारमंद लोग हैं, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को हमने दुनिया की नज़रों में नीचे दिखाया। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मीशत है। क्योंकि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर है, IMF से भी कर्जा लेता है, यानी जो अमेरिका की मरहूम मिन्नत है, और इस तरह चीन से भी हम कर्ज लेते हैं। तो इस वजह से हम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते और हमेशा के लिए इन लोगों की, कभी चीन की मफादात की खातिर अपनी ही मुल्क की मफाद की कुर्बानी देते हैं और कभी अमेरिका की मफाद की खातिर अपनी मुल्क की मफादात की जो है कुर्बानी देते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं लेते। तो इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी हालत की हुई है वो अपने अकाबरीन की वजह से की हुई है। क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल हुकूमत नहीं होता, पाकिस्तानी अवाम किसी और को इंतखाब करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अकाबरीन जो है वो किसी और को बिठा देते हैं। तो इससे अवाम और हुकूमत के दरमियान बड़े फासले होते हैं और बदइतिमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत तरक्की नहीं करती। और फिर इसका खुमियाजा हमारे सामने है कि फिर हम अपना बजट भी पेश नहीं कर सकते, और जब बजट पेश नहीं कर सकते, कभी चीन के पास जाते हैं, कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं और कभी अमेरिका के पास जाते हैं, तो हमने अपनी खारजा पॉलिसी को अपने हाथों से हमने इसका गला घूंटा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा आयद होती हैं। तो ये थी शंघाई ताउन तंजीम की जो बुनियादी ममालिक है वो 3 हैं, वो अमेरिका, वो चीन, रशिया और भारत हैं। और अमेरिका की इसके ऊपर बहुत गहरी निगाहें हैं। तो देखते हैं कि इससे क्या नतीजा अखज़ होता है। अब बढ़ते हैं अफगानिस्तान में इस वक्त जो ज़लज़ले से तबाहकारी हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। अभी तक जो ताज़ा इतलात मिली हैं, 900 के करीब लोग इसमें जान बहक हो चुके हैं और तकरीबन 2500 लोग इसमें क्या हुई, शदीद और नॉर्मल ज़ख्मी हैं। इस तरह बहुत से जो गाँव हैं इनको सफाई हस्ती से आप ये कह सकते हैं कि मिट गया है, यानी वहाँ पर जो घर बार है वो टूट गए, वो ख़राब हो गए, इसकी छतें गिर गई और इसके नतीजे में बहुत सारे लोग जान बहक भी हुए और ज़ख्मी भी हुए। तो अफ़गानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत खड़ी और बहुत मुश्किल टाइम है।
اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہل قدمی کی ہے، خیر سگالی کی کہ انہوں نے متفقہ طور پر صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کیا کہ افغان مہاجرین یعنی افغانستان کے لوگ جو وہاں پر زلزلے میں جو بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے پاس علاج کے لیے اگر کوئی پراپر انتظام نہیں ہے تو ان کو بغیر ویزا خیبر پختونخوا میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، اور تاکہ ان لوگوں کی جو ہے طبی امداد کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے بھرپور انداز میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو یہ مشکل وقت ہے، ایک دوسرے سے کڑے ہونے کا وقت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے وفاق کی، وہ بالکل کلیئر ہے، اور وہ اس دفعہ افغان مہاجرین کو کوئی بھی ٹائم اور کوئی بھی وقت نہیں دینا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں اور بالخصوص اسلام آباد اور راول پنڈی میں چھاپے بھی ماری جاتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی جو علی امین گنڈاپور ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وفاق کو کہا ہے کہ آپ 6 مہینے اور ٹائم دے دیں، لیکن وہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور نے اتنا ضرور کہا ہے کہ یہاں پر چھاپے وغیرہ نہیں مارے جا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھرپور یعنی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے، اور یہ لوگ اپنی ملک چلے جائے، اور ہم اس کے لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، جانا تو ان کو ویسی بھی ہیں، لیکن اس انداز میں ان کو نہیں بھیجنا چاہیے جس سے نفرتیں بڑھیں۔ اور ساتھ ہی اب افغان مہاجرین کے لیے یعنی ان کے جو مہاجر کارڈ کے اوپر ان کو جو سم دیے گئے تھے یا جو اکاؤنٹ تھے بینکوں کے، وہ اب بند ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دن بدن سختی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں افغان جتنی بھی بھائی ہیں ان کو ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر کل آپ کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ویسے ہی جانا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی انتظامات جلد از جلد کریں اور اپنی وطن کو خوشی کے ساتھ جائے، اور پیار و محبت کے ساتھ یہاں پر بھی امن کا رشتہ قائم کرے، اور وہاں پر بھی اور جو شرپسند عناصر ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر بھی دعا گو ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے اوپر جو زلزلہ آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جتنی مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو ہے خزانوں سے پوری کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانیوں سے ہماری یہ اپیل ہے، اگر کوئی اپنی یعنی استطاعت کے مطابق ان سے امداد کرنی چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ کر لینا چاہیے۔ اور بالخصوصاً وفاقی حکومت کو افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔